नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग 7th क्लास की ज्योग्राफी की बुक पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 वायु एयर। इसका हम आज पढ़ेंगे पार्ट 2 वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। जो हमारा वायुमंडल है ये 5 भागों में विभाजित है, परतों में, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। यह है सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल। सौरमंडल यह परत वायु की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं से वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण इसी परत के अंदर है। जो सौरमंडल है, ये जो परत है, ये परत वायु की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। इसी में हम सांस लेते हैं। जो समताप मंडल है, इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है। सौरमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल है। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। इसमें ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होता है। और इसमें क्या कहते हैं, इसमें O3 ओजोन परत होती है। समताप मंडल में ही O3 ओजोन गैस की परत होती है। मध्य मंडल ये वायुमंडल की तीसरी परत है। ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। जो मध्य मंडल है, इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक फैली है। यह अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड होते हैं, वो इस परत में आके जल जाते हैं। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। जो वायुमंडल है, इसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर है। आयन मंडल इस परत का भाग है। इसमें रेडियो संचार के लिए परत का उपयोग किया जाता है। बहिर्मंडल का वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है, उसे बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। बहिर्मंडल से मौसम एवं जलवायु। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम क्या होता है, ये वायुमंडल की प्रत्येक दिन की स्थिति होती है। सर्दी गर्मी बदलता रहता है। जो जलवायु होती है, ये लंबे समय तक एक जैसी रहती है। एक निश्चित तापमान रहता है, जैसे कि किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। तापमान वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। जो वायुमंडल में ताप और शीतलता होती है, उसी परिणाम को, रिजल्ट को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जो वायुमंडल होता है, उसका टेम्परेचर जो होता है, ये दिन और रात के अलावा भी ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, उसे आतपन कहते हैं। आतपन सूर्योदय की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। इसलिए तापमान उसी प्रकार जो ये आपतन होता है, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, ऊर्जा होती है, उसे रोक लेता है। इसी को आतपन कहते हैं। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस। जो तापमान है, इसको डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री पर उबलता है। चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं। जो चांद है, वहाँ वायु नहीं है, तो वायु दाब भी नहीं होगा। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं, तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वह इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने, तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा वितरित बल लगने के कारण उनकी रक्त सिराएं फट जाती हैं। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो जब जाते हैं, तो वो इस तरह की जैकेट्स वगैरह पहनते हैं जिसमें वायु होती है पहले से।
यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहनेंगे, जो एस्ट्रोनॉइड होते हैं उनकी अलग ड्रेस होती है, अगर वो उस ड्रेस को ना पहनेंगे तो जब वो अंतरिक्ष में जाएंगे तो इससे हो भी सकता है जब उनसे अपोजिट बल लगेगा, विपरीत बल, तो जिससे उनकी नसें भी फट सकती है, रक्तशिराएं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवन कहते हैं। एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। जो वायु होती है वो हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। वायु का दाब हमारे ऊपर की सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। जब वायु जो हमारे शरीर पर बल लगाती है तो हमारा शरीर भी अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की जो सतह होती है, वायु के भार द्वारा जो लगाया गया दाब होता है वह वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र पर स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। जो वायु दाब होता है वो सबसे ज़्यादा समुद्र स्तर पर होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। जब जितना ऊंचाई पर जाएंगे वायु दाब उतना कम होता जाएगा, घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब वायु बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश देता है। जब वो आकाश में उच्च टेम्परेचर होगा वायु का, तभी तो हमें साफ दिखाई देगा। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश दिखता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। जो वायु होती है ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की और वायु की गति को पवन कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से जो निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो वायु की गति होती है उसे पवन कहते हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहली पवन होगी स्थायी पवन, जिसे व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें कहते हैं। स्थायी पवनें ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। मौसमी पवनें सेकंड नंबर पर। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें हैं। स्थानीय पवनें ये पवनें किसी छोटे स्थान में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। लू क्या जो गर्मियों में जो गर्म हवा चलती है इसे लू कहा जाता है। आर्द्रता जब जल पृथ्वी पर विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है। जब जल होता है तो पृथ्वी पे जलाशय, नदियाँ, काफ़ी सारी स्थितियाँ होती हैं, उनसे जब जलवाष्प बन जाता है तो वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता किसे कहते हैं? जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जो वायु में जलवाष्प की मात्रा होती है उसको आर्द्रता कहते हैं, नमी। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जब आसमान होता है जिसमें जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसका जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता। हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है।
है। जब जल की यह बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके, तभी ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। वर्षा यानी आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। पृथ्वी पर जो गिरने वाला वर्षण होता है उसे वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे रहता है। वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि कम वर्षा हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो अगर बारिश ज़्यादा होगी तो बाढ़ आ जाएगी। वर्षण के दूसरे रूप हिम सहित वृष्टि तथा ओला है।